देखिए, आप सभी लोगों को मैं पहले बता दूं कि जब आप सभी का पेपर होगा तो ये अभी तय नहीं हुआ है कि एक प्रकार से कि आपको दोनों पेपर मिलेंगे। ठीक है, यदि दोनों मिलते हैं तो सेकंड पेपर सबसे पहले ओपन करना है, सबसे पहले ओपन करना है। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल वर्क में आपने क्या किया है, स्टडी किया है, अध्ययन किया है, क्योंकि शुरुआती जो ज्ञान आप जब लगाएंगे सेकंड पेपर पे ना, क्योंकि यही नंबर बढ़ाएगा। फर्स्ट पेपर में तो ऐसा है नहीं, यहां तो फैक्ट बनते ही नहीं, जो भी बनाए जाएंगे बेसिकली कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ही बनेंगे, अवधारणाओं पर ही आधारित होंगे। और ये एक प्रकार से आपने जो रेशियो मान के चल रहे हैं फर्स्ट पेपर का, वो वही रेशियो में ही नंबर आपका आएगा, है ना। ये अलग की बात है कि अगर आपने मान लीजिए 25 से या 30 से प्लस आप अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है पेपर फर्स्ट में, है ना। ये आपके लिए एक वो हो गया कि भाई बोनस मिल गया। अगर 25 प्लस हो गया या 30 प्लस आपका नंबर बढ़ जाते हैं तो वो आपके बोनस के अंक में समझो मिल रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात रहेगी आप सबके लिए अगर पेपर फर्स्ट में ऐसा हुआ तो। और पेपर सेकंड में मान चलिए कि आप 70 प्लस ही रहिएगा, नीचे मत आइएगा, 70 से प्लस ही रहिएगा। ठीक है, एक दो प्रश्न आप लोग अगर गलत हो जाते हैं सोशल वर्क में तो डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उस प्रश्न को छोड़ दीजिए। ठीक है, प्रश्न को छोड़ दीजिए, आगे पेज को पलटिए, दूसरा वाला प्रश्न को करिए। आप जो प्रश्न आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लमेटिक में डाल रहे हैं, प्रॉब्लम में, वहां पर आपको क्या करना होगा, उस क्वेश्चन पेपर को स्किप कर देना होगा। मेरा एक मानना यह है कि आप लोग ना पेंसिल, अगर मान लीजिए अगर पेंसिल देते हैं तो ठीक है ले जाने के लिए, अदरवाइज अगर नहीं भी देते हैं पेंसिल तो पेन तो जरूर देंगे। तो पेपर पे आप सभी लोग ना क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आप आंसर जो है पहले पेपर पर ही दे दीजिएगा। ठीक है, पेपर पर आप लोग दे दीजिएगा। और उसके बाद जैसे आप रेशियो बना लीजिए कि मैंने 20 क्वेश्चन कर लिया या 30 क्वेश्चन कर लिया या 50 क्वेश्चन कर लिया, तो उसके बाद आप ना ओएमआर सीट को भरना शुरू कर देना, ताकि इससे ये लगे अच्छा कि सर, हाँ सर आप पहले उसमें पेपर में टिक लगा लें, उसके हाँ बाद ओएमआर भरें। सीट को भरो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा आपका रिदम बनता रहेगा कि पेपर नहीं, अदरवाइज आप एक बार पेपर पढ़ेंगे फिर उसके बाद बहुत ध्यान पूर्वक आपको सर्कल बनाना पड़ेगा, कहीं दूसरे में ना हो जाए। इस तरीके की चीजें मस्तिष्क में चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये चीजें ना चले आप लोगों को, है ना, क्योंकि दो चीजें आपको नहीं लेके चलनी है। क्वेश्चन पेपर अगर आप लेके चल रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर पहले ढंग से स्टडी कर लीजिए, फिर उसमें टिक लगा लीजिए, फिर वो हमारे सीट पर सर्कल बनाइए। तो ये सबसे अच्छा मेरा मानना है। बाकी अगर आप लोग जिस तरीके से करना चाहते हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चन पढ़ पढ़ कर भी कर सकते हो, चाहो तो आप लास्ट में करिए सारे क्वेश्चनों का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप हमारे सेट में बेसिकली ना जो टाइम नहीं बचता तो आप घबराने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी गलत सर्कल हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सभी चीजें टाइम वगैरह मैनेज करके ही चलना है सारी चीजें, क्योंकि सारे क्वेश्चन भी आपको अटेंड करने हैं। पेपर फर्स्ट आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा, ज्यादा टाइम लेगा पेपर फर्स्ट, क्योंकि वहां पे आप जब देखेंगे ना थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मैथ वगैरह के रीजनिंग वगैरह को उसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो वो टाइम आपको ले लेगा, वो सॉल्व करने बैठेंगे तो टाइम आपका लेगा। तो इन सभी प्रश्नों पर आपको थोड़ा सा टाइम को लेकर मस्तिष्क में जरूर चीजें चलनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि शायद उस सर हॉल में नेगेटिव आप लोगों के मार्किंग तो पास नहीं है सर वॉच। इसमें? जी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना सर? नहीं भाई नहीं है, आज पता चला क्या आपको? नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं यूजीसी नेट नहीं में। सर, ठीक है, पता है पहले ही सर। तो फिर ठीक है, तब फिर क्यों पूछ रहे हो? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और वॉच मुझे जहां तक उम्मीद है कि हॉल में बेसिकली होगा, वहां पे जहां तक उम्मीद है मुझे कि हॉल में होगा, है ना। तो इसलिए वॉच तो लेके जाने देंगे नहीं आप लोगों को, इसलिए उसी का सहारा होगा। टाइम आप सबको मिलेगा, आप सभी लोग उसको देखते भी रहिए टाइम टू टाइम, समय पर पहुंच जाइएगा। रिपोर्टिंग कितने बजे दिखाई है? 7:30 बजे दिखाया है कि 8 AM दिखाया है रिपोर्टिंग? 7:30 बजे दिखाया है सर रिपोर्टिंग साढ़े टाइम, 7 और क्लोजिंग टाइम दिखाया है 9 बजे। 9 बजे क्लोजिंग टाइम दिखा रखा है और आपका रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे है। तो 7:30 से और 8:30 यानी इन्हीं दोनों के बीच में आपको पहुंचना है सेंटर पे। ठीक है, इन्हीं दोनों बीच के टाइम में आपको पहुंचना है। आप ऐसा निकलिएगा कि मैं 1 या 1.5 घंटे पहले अपने सेंटर पर पहुंच जाऊं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि भाई लेट लतीफ जाएंगे तो कभी कभी क्या होता है जाम वगैरह भी मिलते हैं, है ना, तो दिक्कत हो जाती है ऐसी कंडीशन पे, गाड़ी खराब हो जाए और भी चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए समय पर आप निकलेंगे 1-1.5 घंटा पहले एक्स्ट्रा, है ना, समय देकर। चलिए सवाल देखिए,
हक लायक जो है हक लाहट को संबोधित करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? प्लीज तकनीक। दीर्घकालीन वाक। ओके, दीर्घकालीन वाक बोल रहे हैं आप। और भी कोई बच्चा जो अपने विचारों को प्रकट करना चाह रहा हो, प्लीज। थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ जा रहे हैं, परंतु ऑप्शन नंबर थर्ड है ही नहीं। सही जवाब तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही है। आपने यहाँ पे किसी बच्चे ने दीर्घकालिक का नाम दर्शाया है, परंतु मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि दीर्घकालिक जो यहाँ पे दर्शाया गया इसे कहा जाता है लंबे समय तक बोलना। एक प्रवाह तकनीक है, प्रवाह तकनीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रो लॉन्ग्ड स्पीच बोला जाता है। प्रोलॉन्ग्ड स्पीच बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लंबे समय तक बोलना एक प्रवाह तकनीक है जिसमें प्रत्येक भाषण ध्वनि को सामान्य से थोड़ा अधिक खींचना शामिल होता है। ध्वनियों के उत्पादन को थोड़ा लंबा करके हम मस्तिष्क को भाषण की योजना बनाने के लिए एक अधिक समय देते हैं। तो हकलाहट को जो संबोधित करता है उस टेक्निक में यहां पे प्रोलॉन्ग्ड स्पीच शब्द जो है रिलेट होता है ना। तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसे लंबा भाषण भी कहा जाता है, लंबा भाषण भी इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन सही तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पे डी। और ये मैं आपको बता दूं, एक स्टरिंग ट्रीटमेंट है, फ्री फ्लुएंस टेक्निक, जो प्रोलॉन्ग्ड स्पीच को कहा जाता है ना। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। द स्पीच यू हैव लर्न इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, जो बेसिकली एक प्रकार से कंडीशन को लंबे समय को दर्शा रहा होता है, एक प्रवाह में बोलने की बात कर रहा होता है। तो वहां एक तकनीक बनती है हकलाहट को संबोधित करने के लिए, हकलाहट को। लेकिन जो ऑप्शन आपका यहां पर थर्ड ऑप्शन है वो विलंबित वाक्य है। इसको हम लोग डिलेड स्पीच कहते हैं। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बेस्ड है ये। और उम्मीद है डिलेड मतलब आप ये कह लीजिए कि देरी से भाषा विकास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, देरी से। तो मेरा कहने का मतलब है बोलने में देरी वाले जो ऐसे कई बच्चे हैं जो मौखिक मोटर संबंधी समस्या को दर्शाते हैं। मौखिक ऐसा तब होता है जब बोलने के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क के क्षेत्रों में कोई समस्या होती है। इसमें मान लीजिए बोलने की आवाज निकलने के लिए होठ, जीभ और जबड़ा का कोऑर्डिनेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन को इसको कहा गया कि यह एक प्रकार की विलंबित वाक्य है, विलंबित वाक्य है। इस कंडीशन में इसको बोला जाता है। तो यहां कभी कभी SLP शब्द यूज होता है, SLP स्पीच लैंग्वेज जो है अगर हम बात करते हैं जो है पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। ये कंडीशन दर्शाता है इसके अंतर्गत, है ना। एक ऑप्शन आपका अगर हम बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन पर, सेकंड ऑप्शन आपके सामने रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार से व्यवहारिक वाक्य को। और इस व्यवहारिक वाक्य को बेसिकली प्रैक्टिकल स्पीच कहा जाता है ना। इसको प्रैक्टिकल स्पीच कहा जाता है। और प्रैक्टिकल स्पीच बेसिकली होता क्या है ये भी जानना आप सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। जो चीज व्यवहारिक कंडीशन में रिप्रेजेंट हो रहा हो, एक पॉजिटिव शब्द है ये, है ना। तो मेरा कहने का भाव ये है आप लोगों से कि मान लीजिए कि आपको यह सुनकर आश्चर्य होता है कि भाई प्रोटेशन का अभ्यास करना उतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है जितना कि आपके द्वारा कहे गए शब्द, है ना। तो जो है प्रोजेटेशन शब्द या प्रैक्टिस जैसे शब्द कि जब भी कोई प्रक्रिया रिप्रेजेंट होती है वहां हम लोग दर्शाते हैं एक व्यवहारिक बात, एक नॉर्मली जो बातचीत होती है उसको बोला जाता है ये व्यवहारिक बात।
वाक मीन्स होता है स्पीच। प्रैक्टिकल स्पीच थेरेपी के अंतर्गत बेसिकली 5 टाइप की टेक्निक है। कितनी टाइप की टेक्निक है? 5 टाइप की टेक्निक दर्शाई गई है। 5 टाइप की। हाँ, 5 टाइप की। ये टेक्निक बेसिकली वो कंडीशन दर्शाती हैं, तरकीब एक प्रकार से है। जैसे मैंने कहा फ्लैश कार्ड आपके पास है और उन सभी फ्लैश कार्ड के साथ आप क्या करते हो, उसको सिखा रहे हो, तो साथ साथ आपको बोलना भी पड़ता है। तो ये एक प्रकार की टेक्निक वहां पर आ जाती है कि एक व्यवहारिक वाक्य का आपने प्रयोग किया। डिनर के समय सभी को खाना है ना। जब हम डिनर का टेबल पर बैठते हैं तो या एक दूसरे के बारे में जानने का एक शानदार तरीका होता है, तो ये भी एक प्रकार का व्यवहारिक वाक्य होता है। ये दूसरी एक टेक्निक है कि आपने वहां पर व्यवहारिक वाक्य का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये टेक्निक होती है। ठीक है, और एक अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप सफर वगैरह कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा के दौरान में है ना भाई, यात्रा मान लीजिए आप प्लेन से कर रहे हैं या आप ट्रेन से कर रहे हैं, तो वहां पर भी एक प्रकार की स्पीच बन जाती है, व्यवहारिक स्पीच है ना। आप लोगों ने अगर आप सफर किए होंगे तो आपको मालूम होगा अच्छे से, जहां बैठ जाएंगे वहां पे 4-5 लोग, पॉलिटिक्स और भी चीजें आ जाती है, उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से व्यवहारिक वाक्य कहलाता है वो। कहानी सुनाने का समय अगर हम बात करते हैं, तो एक प्रकार से मान लो बच्चे से अगर आप कहानी सुना रहे हैं या आप कहानी किसी को बता रहे हैं या आप सुन रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी एक प्रकार का व्यवहारिक वाक्य शामिल होता है। तो ये कहने का भाव ये है कि 5 व्यवहारिक बेसिकली क्या होते हैं, वाक्य होते हैं, और ये टेक्निक के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसमें डेवलप होता है। ये तीनों अगर आपको बताऊं, ये वाला पॉजिटिव शब्द है आपका व्यवहारिक, और एक होता है स्व उद्देश्य वाक्य। स्व उद्देश्य को बेसिकली कहा क्या जाता है, पर्पसफुल बोला जाता है कि नहीं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्पसफुल स्पीच कहते हैं। बहुत इजी है और ये परीक्षा में भी आप लोगों से हो सकता है भाई बन जाए क्वेश्चंस वगैरह। जो जनरल पर्पस होता है, जैसे सूचित करना, राजी करना, मनोरंजन करना, संस्मरण करना, जश्न करना, ये सभी बेसिकली क्या है, ये 4 प्रकार की जो मैंने भी बोला है आपको, ये एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो पर्पसफुल स्पीच का 4 उद्देश्य हैं। जैसे क्या है, सूचित करना एक उद्देश्य बन जाता है आपका, है ना, पर्पसफुल का स्पीच का। राजी करना किसी को भी बन जाता है एक उद्देश्य। मनोरंजन करना, संस्मरण करना, जश्न करना। संस्मरण करना या जश्न करना बात दोनों एक ही है। ठीक है, इस कंडीशन को बेसिकली दर्शाया जाता है इसके अंतर्गत, है ना। तो ये भी एक प्रकार से अगर मैं बात करूं पॉजिटिव शब्द को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां इस सवाल का जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। हकलाहट, हकलाहट की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो वहां पे संबोधित करने में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो प्रोलॉन्ग्ड स्पीच यूज होता है। यही स्पीच थेरेपी के बारे में जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको ये अच्छे से पता होगा। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच होता क्या है, जो हकलाहट से संबंधित रिलेट कराता है। आपने एक नाम सुना है सोडा, खाने वाला सोडा नहीं, स्पीच में एक शब्द यूज होता है सोडा। किसी बच्चे ने शायद यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो उन्होंने पढ़ाई की है स्पेशल एजुकेशन की। जो भी स्टूडेंट ने स्पीच स्पेशल एजुकेशन में इन्होंने पढ़ाई किया होगा, उन्हें वहां पर मिला होगा एक शब्द सोडा। ठीक है, सोडा जो रिलेट कराता है क्या, सोडा क्या रिलेट कराता है, एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो करता हूं तो आर्टिकुलेटरी अप्रोच को रिलेट कराता है सोडा। एस से यहां जो रिलेट होता है वो सब सिचुएशन शब्द रिलेट होता है, और ओ से जो शब्द रिलेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ओमिशन शब्द बोलते हैं, और डी जो शब्द रिलेट होता है उसे हम लोग डिस्टोर्टेशन बोलते हैं, इसको डिस्टोर्शन बोलते हैं इसको। और एक ए शब्द रिलेट होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन शब्द बोलते हैं। ये एरर होता है, ये बेसिकली एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो चिल्ड्रंस स्पीच एरर्स इज सोडा, जहां पे ये 4 शब्द आते हैं और ये चारों शब्दों को एक साथ बोला गया। आर्टिकुलरिटी, आर्टिकुलरिटी इस अप्रोच को बोला गया सोडा के अंतर्गत, है ना। तो मैं चाहूंगा कि इस बात को आप सभी लोग जो है अवश्य ध्यान रखेंगे, इनका मीनिंग भी होता है। इसका अगर मैं आपसे बात करूं, सोडा का मीनिंग होता है, जानते हैं इसके भाव क्या क्या होते हैं, प्लीज अगर पता है तो एक बार स्पष्टीकरण करिएगा, अदरवाइज मैं बताऊंगा। प्रतिस्थापन, चूक, विकृति, जोड़। प्रतिस्थापन, किसी शब्द की जगह पे कोई शब्द आप जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन कहेंगे।
है ना? बोलिए, प्रतिस्थापन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जी सर। जी, उससे हम लोग प्रतिस्थापन बोलेंगे। सोडा में जो एस शब्द को रिलेट कराया जाता है उसको प्रतिस्थापन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये सोडा के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने एक और शब्द आता है और वो शब्द आता है ओ। और ओ शब्द को हम लोग क्या किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे? ओमिशन शब्द को किससे बोलेंगे? ओमिशन। हाँ, ओमिशन। जी, बताइए उसको हम किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे? त्रुटि को। एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं चूक को, किसको? चूक हो गया। आपने कोई शब्द बोल रहे हो, जैसे मान लीजिए वहां पे आपने कोई शब्द बोला, हिमालय बोल रहे हैं तो हिमालय की जगह पे ही को हटा दिया, मालय कर दिया आपने। प्रतिस्थापन, कोई शब्द बोल रहे हैं, आपने मान लीजिए स्कूल की जगह पे आप क्या बोले, स्कूल कह रहे हैं, तो इस शब्द को आपने यहाँ पे जोड़ दिया, या आप एक प्रकार प्रतिस्थापन कर दिया, सॉरी जोड़ना नहीं, यहाँ पे आधे सा की जगह आपने दूसरे शब्द को शामिल कर लिया, तो इसको आपने स्कूल बोल दिया। हिमालय में ही को हटा दिया, मालय कर दिया, ये ओमिशन शब्द हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका विकृति होती है। मान लीजिए भाई, जाहिर सी बात, पूरे शब्द को भी कहीं कहीं आप क्या कर रहे हैं, एरर्स कर रहे हैं, विकृति कर रहे हैं, उस शब्द को ये रिप्रेजेंट करता है। आपने कोई एडिशन में कोई और एक शब्द जोड़ दिया, मान लीजिए आप कुछ और बोल रहे हैं तो उसमें एक शब्द एक्स्ट्रा बोल, सकूल कोई बोलता है, सकूल, है ना, हरियाणा वाले। हरियाणा का कोई स्टूडेंट है इसमें? हरियाणा राज्य का? यस सर। क्या बोलते हैं? स्कूल ही बोलते हैं ना, सकूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैंने सुना है भाई, अगर हो सकूल सर, सकता। सकूल। हाँ, सकूल बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके के शब्दों को बेसिकली वहां पे क्या करते हैं, ये एक टाइप है, 4 टाइप है। इन 4 टाइपों के बारे में जरूर आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकुलेशन इसे कहा जाता है, अप्रोच, आर्टिकुलेशन अप्रोच के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। उच्चारण विकार को रिप्रेजेंट करता है ये। आगे हम बात करते हैं अगले सवाल पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखिए यहां मैंने आपको समझो स्पीच के बारे में बहुत सारी जानकारी दे दिया है। अगर प्रश्न बनेगा भी तो सोडा ही बनाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। किसी कंपनी के कर्मियों के ज्ञान और शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल और विशेषता के संदर्भ में किस पद का उपयोग किया जाता है? मानव संसाधन, मानव पूंजी, अमूर्त अस्थियां और ज्ञान अस्थियां। अस्थियां का मतलब अभी आप लास्ट सवाल एक पढ़े थे, आप सबको पता है, महत्वपूर्ण, है ना, सार्वजनिक महत्वपूर्ण अस्थियां, जहां पे आप लोगों ने रिलेट कराया था संपत्ति को, असेट को, है कि नहीं? 1974 याद आ रहा है आप लोगों को? असेट 1974 बालक नीति। यस सर, बाल नीति में हाँ, बालकों के नीति तो में। इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए मैडम? आपके सामने ये प्रस्तुत है क्वेश्चन। ऑप्शन वन। वन, मानव संसाधन। आप कह रहे हैं कि जी। कर्मियों के ज्ञान को लेकर, शिक्षा को लेकर, प्रशिक्षण को लेकर, कौशल को लेकर। भाई देखो ध्यान से सुनिए, कार्मिकों के ज्ञान को लेकर, शिक्षा को लेकर, प्रशिक्षण को लेकर, कौशल को लेकर, विशेषता के संदर्भ में किस पद का उपयोग करेंगे? तो वो तो मानव पूंजी होनी चाहिए। मानव संसाधन कहां से होगा? ये मानव संसाधन है क्या? सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में या मानव संसाधन के बारे में, तो यहां आप क्या शब्द रिलेट कराना उचित समझ रहे हैं? क्या मानव संसाधन रिलेट अच्छा रहेगा शब्द आपके सामने? मानव संसाधन की परिभाषा क्या है मैडम? सुनिएगा, मानव संसाधन वह प्रक्रिया होती है जो देश के आर्थिक विकास के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने हेतु योग्यताएं और कौशल प्राप्त व्यक्ति को हम मानव संसाधन कहते हैं। जैसे शिक्षक हो गया, वकील हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, मजदूर हो गया, डॉक्टर हो गया, इन शब्दों को रिलेट कराते हैं मानव संसाधन। तो क्या ऐसा शब्द यहां पर लिखा हुआ है प्रश्न में? नहीं। कहां लिखा हुआ है भाई? शिक्षक, व्यवसायिक, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, मध्यस्थता, डॉक्टर, कहीं लिखा हुआ है परामर्शदाता वगैरह कुछ? जब नहीं लिखा हुआ तो क्यों लगा रहे हो? बता दो। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी, तो मानव पूंजी मानव संपत्ति यानी एक अवधारणा है जिसका उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में उपयोगी माने जाती है, जहां व्यक्तिगत विशेषताओं को, जहां यहां पे संदर्भ में क्या लिखा है? विशेषज्ञता, जहां व्यक्तिगत विशेषताओं को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें कर्मचारी, ज्ञान, कौशल, जानकारी, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि चीजों को शामिल की गई है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर आपका बी यानी सेकंड ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। तो यही मानव पूंजी। तो मानव पूंजी एक ऐसी क्रियाकलाप है जहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी प्रशिक्षण आदि जो इसकी योग्यता को बढ़ाने में काम करता है,
वही मानव पूंजी कहलाता है। तो सारे मानव पूंजी निर्माण के घटक या कंपोनेंट या स्रोत के रूप में जाने जाते हैं, और सही जवाब तो बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका बी ही माना जाएगा। अमूर्त अस्थियां, अमूर्त बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं, उस अमूर्त संपत्ति कह लीजिए या अस्थियां कह लीजिए, ये पहचान योग्य अमूर्त संपत्तियां वे हैं जिन्हें अन्य संपत्तियों से अलग किया जा सकता है और कंपनी द्वारा बेचा भी जा सकता है। यहां मैं आपको बता दूं, पेटेंट, पेटेंट का नाम जानते हो आप लोगों ने, दवा वगैरह लेते हो भाई, कहते हो जनरल दवा है या पेटेंट दवा है, सुना होगा दवाओं वगैरह में, मेडिकल लाइन में, केमिस्ट लाइन में। कॉपीराइट आपने सुना होगा, कॉपीराइट है भाई इसका, ये ट्रेडमार्क ये है इसका भाई, व्यापार जैसी कोई जैसी संपत्तियां जहां पे रिलेट होती हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अमूर्त संपत्ति ही कहेंगे। बौद्धिक संपदा, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और व्यापार के नाम जैसी संपत्तियां जो रिलेट होती हैं वही अमूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। और अज्ञात और अमूर्त संपत्तियां वे हैं जिन्हें कंपनी से भौतिक रूप से अलग नहीं किया जा सकता है, उसे हम अमूर्त संपत्तियां कहते हैं। एक आता है आपका ज्ञान अस्थियां, हम इसे संपत्तियों का नाम भी दे सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ज्ञान चीजों को दर्शाता है, और ये आप ये कह लीजिए कि मूर्त है, यहाँ पर मूर्त है। तो मेरा कहने का आशय, जो ज्ञान संपत्तियां रिलेट होती हैं वो जो है नॉलेज असेट को दर्शाती है, जहां एक प्रकार से ऑल इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्सेस टू दैट इट मे यूज, रिलेट कराता है एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन को, रिसोर्सेज को, ठीक है, और वो भी कौन से रिसोर्सेज, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को। तो इसमें क्या क्या चीजें बेसिकली बन सकती हैं, देखो अगर मैं आपसे बात करूं तो नॉलेज असिस्ट को एक प्रकार से डिफाइन करता है पेसेंट भी, एंड व्यापार और डेटाबेस और निष्कर्ष, इस तरीके के जो शब्द रिलेट होने लगते हैं जब, तो वहां पर ऐसे शब्द हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। कर्मचारियों के द्वारा रखे गए मौन ज्ञान को शामिल करता है, मौन ज्ञान को, और यही बेसिकली नॉलेज असेट कहलाता है। तो सही जवाब तो बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट होगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने कहता है कि निःशक्त व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम एक है जिसको हम लोग 2016 के नाम से जानते हैं। कहा कि बताइए कुल डैश निःशक्त व्यक्ति हैं जो आयु वर्ग के शामिल किए गए हैं। तो कितनी टाइप की यहाँ पे डिसेबिलिटीज को लेकर जिक्र किया गया है और जो बताया गया है आयु वर्ग को लेकर। प्लीज एक बार इस सवाल का भी स्पष्टीकरण आप जरूर सर ऑप्शन 2, आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 2। 14 से 3 सर। कुल 21 टाइप की डिसेबिलिटी बताई गई है। हाँ सर, फर्स्ट ऑप्शन है। और इसमें जो है 8 कैटेगरीज यानी आयु वर्ग डिवाइड किया गया है। तो इस आधार पे अगर मैं आप लोगों से बात इस सवाल में कर रहा हूं तो इसका कहने का जो आशय है, ये जो एक प्रकार का कवर्ड अंडर 8 ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, 8 ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का जवाब जो जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, बोलिए। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। 21 टाइप की डिसेबिलिटीज के बारे में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत या तहत जिक्र किया गया है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। पहले 3% की बेसिकली क्या था, वहां पे आरक्षण था, अब उसको बढ़ा के 4% कर दिया गया। 40% पहले भी डिसेबिलिटी का निर्धारण करने का परसेंटेज रखा गया था, आज भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी 40% रखा गया है। हालांकि यहां अगर हम बात कर रहे हैं जो 8 आयु वर्ग के हैं, पहले बेसिकली पीडब्ल्यूडी था, और पीडब्ल्यूडी में कुल टोटल 7 टाइप की डिसेबिलिटी थी। कुल कितने टाइप की डिसेबिलिटी थी, 7 टाइप की डिसेबिलिटी थी। उन्हीं आयु वर्गों को बेसिकली डिफाइन कर दिया एक प्रकार से। अब इसमें क्वेश्चन में कहा 8, तो उसी को डिफाइन कर दिया कुल टोटल 21 आयु वर्गों के आधार पे, या आप ये कह लीजिए कि 21 डिसेबिलिटीज को लेकर, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना, ये पीडब्ल्यूडी के स्थान लिया है, प्रतिस्थापित हुआ है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, है कि नहीं, बताइए, उसी का स्थान लिया है ना ये तो। जी सर। इसमें 10 लक्ष्य रखे गए थे, और वो एक इचियोन रणनीति था जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकारों को वास्तविकता को उसको रिलेट कराता था, है ना। तो अक्टूबर 2012 में
अगर मैं बात करता हूँ 2012 में, तो एक इंचियोन रणनीति बनाई गई थी। इचिलियोन कोरिया में आयोजित एशियाई और प्रशांत दशक के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो है एक समीक्षा पर उच्च स्तरीय सरकारी बैठक को में एकत्र किया गया था। तो वहां पे इस रणनीति को अपनाया गया था। कुल टोटल 10 लक्ष्य रखे गए थे उसमें, 10। ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ पर टच करता है या उसको रिलेट कराता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल, सूची आपके सामने याचिका। देखिए, पीएन भगवती का नाम सुना है आप लोगों ने? पीएन भगवती, जी अरे सर। भाई जनहित जी। याचिका, PIL सर, PIL। PIL, बिल्कुल। यहाँ अगर आप कह रहे हैं PIL तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। लेकिन हालांकि ये उस सवाल को रिलेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे याचिका लिखा हुआ था इसलिए मुझे तुरंत याद आ गया, तो मैंने जनहित याचिका का नाम बता दिया आपको यहाँ पे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये आप लोगों ने सुना होगा रिट का नाम, जी सर। है ना, रिट का। तो ये रिट को बेसिकली बताया गया एक प्रकार से याचिका, और इसने कहा कि भैया आप इसको मैच करिए, कौन किससे जो है मैच होगा, इस सवाल में आपको दर्शाया गया। तो मेरे कहने का जो आशय है, जो यहां पर आप लोग देख रहे हैं बंदी प्रत्यक्षी, किसके बारे में? प्रत्यक्षीकरण के बारे में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिलेट कराता है वो क्रिया नहीं करने की निर्देश देने वाली आज्ञा को बोलता है। यानी आपका ये बंदी आपका कहलाएगा, एक मिनट, बंदी को लाया जाना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपका हाँ लाना, परमादेश आपको क्रिया करने हेतु निर्देश देता है। प्रतिषेध आपको क्या करता है? प्रतिषेध आपको कहता है क्रिया नहीं या कार्यवाही नहीं करने की निर्देश देने वाली आज्ञा को बोलता है। उत्प्रेषण की बात करते हैं तो ये आपको कहेगा कि अभिप्रमाणीकरण करना, और अधिकार किस अधिकार से। तो ये बेसिकली रिट जो है यहाँ जो रिप्रेजेंट किया गया है याचिका, बेसिकली उन शब्दों में ये आपका सही सुमिलित पार्ट है रिट, है ना। तो ये बात आप सबको ध्यान रखना होगा। रिट याचिका भी कहा जाता है या केवल याचिका का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और रिट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है भारतीय संविधान में, रिट, है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की जब महत्व पर हम लोग बात करते हैं ना, तो उस समय ये रिट की भूमिका हम लोग देखते हैं। और वहां रिट पूछा जाता है कितने टाइप का होता है, और आप सबको अभी अभी मैंने बता दिया कि रिट के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। रिट होता क्या है? रिट सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय का एक लिखित आदेश होता है जो भारतीय नागरिकों को उसके मूल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपचारों का आदेश देता है। और आपको याद आ रहा होगा संवैधानिक उपायों से संबंधित या संवैधानिक उपचारों से रिलेटेड, जहां आप लोग बोलते हैं एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन से रेमेडीज, और वो रिलेट कराता है आर्टिकल आपका 32, है कि नहीं। लेकिन भाई बात तो आपको सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन जब बात आता है आपके सामने हाई कोर्ट की, तो वहां पे जो रिट की बात होती है तो वहां आर्टिकल बन जाता है आपका 226, और इन्हीं प्रक्रियाओं में जिक्र किया गया 5। और जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ये हैबियस कॉर्पस जो शब्द है वो लैटिन शब्द है, कहने का आशय होता है शरीर धारण करना, बंदी को लाना, शरीर धारण करना। इस रिट का उपयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध आपराधिक सजा के रूप में लागू करने के लिए किया जाता है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय एक व्यक्ति को जिसने या दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसकी 100 को अदालत के साक्ष्य लाने का आदेश देता है। एक आता है परमादेश। परमादेश इसका
इस शब्दों के बारे में अगर हम बात करें तो एक प्रकार से हम आदेश देते हैं। इस रिट का उपयोग न्यायालय द्वारा उस सार्वजनिक अधिकारों के और आदेश देने के लिए किया जाता है जो अपने कर्तव्य में असफल हो रहा है या अपने कर्तव्य में असंबद्ध हो रहा हो, तो उस कंडीशन में इसको दर्शाया जाता है। और यहां आप लोग कह सकते हो कि क्रिया करने हेतु निर्देश देने की आज्ञा की बात कर रहा है। एक आता है निषेध। निषेध का शाब्दिक अर्थ होता है निषेध करना या मना करना, साफ शब्दों में क्रिया नहीं करने के निर्देश देने की आज्ञा की बात। निषेध प्रतिषेध शब्द आता है, इसका विरोध किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता है इस कंडीशन में। तो निषेध यानी आप ये कह लीजिए कि उच्च पद वाला न्यायालय एक निम्न पद वाला न्यायालय जिनके विरुद्ध निषेध जारी है ताकि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा सके और ऐसे किसी अधिकार क्षेत्र का कब्जा करने से वापस जा सके, और या आप ये कह लीजिए कि उस क्रियाओं को बेसिकली निरुद्ध मानना या निषिद्ध मानना शब्दों को प्रस्तुत कर सके। एक शब्द हमारे सामने आता है आपके अंतर्गत, और वो शब्द आता है उत्प्रेषण यानी प्रमाण पत्र, यानी आप सर्टियोड इसको बोला जाता है सर्टियोरी, है ना, रीति। तो इसमें अगर मैं आपसे बात करता हूं प्रमाणित करने की बात करता, जैसे अभी आपने बोला है अभिप्रमाणित करना, इसका आशय यही होता है सूचित करना या किसी भी उच्च अधिकारी द्वारा किसी जेलर कोर्ट या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है जिसमें या तो उसकी गरीबी किसी मामले को अपने पास हस्तांतरित करने के लिए या किसी मामले में उसके आदेश को रद्द करने का आदेश दिया जाता है, तो वह एक प्रकार से उत्प्रेषण शब्द आ जाता है। अधिकार प्रेक्षा, इसका अगर हम बात करते हैं तो क्वायो वार्तो रीति का शाब्दिक अर्थ बनता है इसका एक प्रकार से किस अधिकार या वारंट द्वारा अब अधिकार लिखा हुआ था इसका मतलब अधिकार से था, अगर वारंट लिखा होता तो वारंट यहां पर हम लोग लगाते, लेकिन इसका कहने का आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया जाता है, इस कंडीशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 226 भारत के सभी उच्च न्यायालयों में पुनः जारी करने का अधिकार देता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 32 संसद को किसी अन्य न्यायालय को ये रिट जारी करने के अधिकार देता है जो भारत में आर्टिकल 32 रिलेट कराता है। बस इतनी बात आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा इस सवाल के परिप्रेक्ष्य में। सवाल देख के जवाब मिलाइएगा एक बार। पहले का 4 है, दूसरे का 3 है, तो 4 और 3 यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर मैच होगा। ऑप्शन थर्ड, हाँ ऑप्शन 3। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है और ये भी बहुत आसान सवाल, आप आसानी से बता सकते हो कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने समाज कार्य के स्नातक पूर्व और पीएचडी पाठ्यक्रम का सबसे पहले प्रारंभ किया था। इस सवाल का जवाब क्या होना माना जाएगा सत्य? टाटा इंस्टीट्यूट। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। क्या बात कर रहे हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है? बताइए क्या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है? नहीं है, आपने गलत जवाब मुझे दिया है। यहाँ अगर आप कहते, अगर एक बार म्यूट हो जाइए, ठीक है। यदि आप यहाँ पे कहते मुझे ऑप्शन नंबर 2 की तरफ झुकाव करते आप लोग, समाज कार्य में पीएचडी को लेकर जिससे बेसिकली 3 से 5 साल तक की क्रिया, ये तो बहुत बात की बात है इन पात्रता वगैरह के बारे में, है ना। तो इसने कहा कि भाई स्नातक पूर्व और पीएचडी पाठ्यक्रम में सबसे पहले जो प्रारंभ करने वाली भूमिकाएं थी वो लखनऊ विश्वविद्यालय की थी। किसकी थी वो? लखनऊ विश्वविद्यालय की थी। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस सवाल का जो ऑप्शन जाएगा यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय। क्या आवाज नहीं जा रही मेरी? हेलो, आवाज क्लियर है? नहीं बताइए। क्लियर है। मैं भी बोले जा रहा हूँ, आप लोग भी बार बार बोले जा रहे हैं, मैं सोचा सुन नहीं रहे हो आप लोग। लखनऊ विश्वविद्यालय, मैं लखनऊ, मैं भी बोल रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय, वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली भूमिका देखिए। आवाज नहीं जा रही है मेरी? प्लीज स्पष्टीकरण करो एक बार यार। हमें तो आ रही है, जिसको नहीं आ रही है लैपटॉप के दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। ये सब क्लियर है, आवाज क्लियर है भाई। तो ये आप जवाब लगाइए, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे। बाल दास्ता
के विरुद्ध जी म्यूट हो दक्षिण जाइए, एशियाई बैकग्राउंड सम्मेलन आवाज आ रही। जो है किससे संबंधित था? म्यूट हो जाइए, क्लास में म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए भाई, तो सुनते नहीं बच्चे जल्दी यार। प्लीज बताइए, बाल दास्तां के विरुद्ध अगर मैं आपसे बात, हो जाते हैं कैलाश कि क्लास में बहुत आती नहीं। क्या सर? कैलाश सत्यार्थी से। ओके, कैलाश सत्यार्थी, क्या बात है। कैलाश सत्यार्थी जी का जो बच्चे ने इस ऑप्शन का जवाब दिया है, करेक्ट जवाब है। कैलाश सत्यार्थी बच्चों के द्वारा बनाए गए उत्पादों के खिलाफ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता प्रतिरोध पैदा करके, साथ ही प्रत्यक्ष कानूनी और वकालत कार्य करके बाल श्रम के उपयोग से लड़ रही क्रियाओं को रिप्रेजेंट किया था। सामाजिक उद्देश्य संगठनों और ट्रेड यूनियन का एक समूह माना गया था, है ना। और यहाँ बेसिकली कैलाश सत्यार्थी बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक आंदोलन में एक प्रसिद्ध नेता माने गए थे बाल श्रम में। तो बाल दास्ता वाली प्रक्रिया तो बाल श्रम को ही रिप्रेजेंट करती है कि नहीं? रिप्रेजेंट करती है। Yes, तो sir. यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा था कैलाश सत्यार्थी के बारे में भी, तो ऑप्शन आपने यहाँ पे करेक्ट ही जवाब दिया है, गलत नहीं है, करेक्ट है। आपको एक बात और बताना चाहूंगा मैं, जैसा कि कैलाश सत्यार्थी के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, 1999 में बाल श्रम के सबसे खराब स्वरूपों पर आईएलओ कन्वेंशन हुआ था, जहां पे 182 या 182 को ध्वस्त कर दिया गया था। बेसिकली टारगेट्स थे, वो गोल्स रखे गए थे, उसको गोल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था। तो कैलाश सत्यार्थी महोदय ने ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर में जबरन श्रम के लिए बाल तस्करी के खिलाफ दक्षिण एशियाई मार्च का आयोजन किया था, जिसने क्षेत्र में जबरन श्रम के लिए बच्चों की तस्करी के मुद्दे पर अभूतपूर्व जागरूकता पैदा की थी। कब किया था? वर्ष बताइए जरा। दक्षिण एशियाई सम्मेलन 2007, बताइए, बोलिए तो सही भाई। हेलो सर आइडिया नहीं है, आप ही बता दीजिए। अरे 2007 में बोल तो खुद रहा हूँ, 2000 में जी 7 से सर, खुद बोल रहा हूँ, है ना, 2007। 2007। देखिए, एक नाम आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मलाला यूसुफजई का नाम, यूसुफजई का नाम देख रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी और यूसुफजई शांति नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं, लड़कियों की शिक्षा प्रचारक, और जो पिछले साल भी पसंदीदा थी। हालांकि बेसिकली अब तक में सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार की अगर कोई विजेता है तो वो कौन है, बता सकते हैं आप? मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान। पाकिस्तानी शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई बेसिकली पाकिस्तान के रहने वाली एक बाल अधिकार कार्यकर्ता है, और भारत के कैलाश सत्यार्थी भी एक बाल अधिकार के कार्यकर्ता कहे जाते हैं। मलाला यूसुफजई की बात अगर हम करते हैं, 17 साल के, जी ये था ना सर, बचपन बचाओ आंदोलन भी तो इन्होंने, बचपन बचाओ एक वो है ना सर संस्था, वो भी इन्होंने शुरू की थी ना कि हाँ, कैलाश सत्यार्थी जी की। कैलाश सत्यार्थी के बारे में नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं यूसुफजई के बारे में बता रहा हूँ। अगर कैलाश सत्यार्थी को आप बचपन बचाओ के बारे में आप आंदोलन की बात कर रहे हैं या कि इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, तो वो अभी इसमें अभी नहीं है, ठीक है। वो आगे की प्रक्रिया में अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे केवल इतना सुनिए कि शांति पुरस्कार की सबसे कम उम्र में अगर कोई विजेता है तो लड़कियों में अगर किसी का नाम आता है तो पाकिस्तानी का नाम आता है, और ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, इसके अंतर्गत मलाला यूसुफजई के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो मोहम्मद यूनुस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस पर्सन, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इनके बारे में जानते भी होंगे, है कि नहीं? पेपर में आते हैं ये भाई, मोहम्मद यूनुस का नाम। अर्थशास्त्री है, नागरिक सामाजिक नेता है ये, ग्रामीण बैंक की स्थापना अगर किसी ने किया है, माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा अगर किसी ने दिया है, नोबेल शांति पुरस्कार का अगर कोई विजेता है तो वह नाम आ जाता है मोहम्मद यूनुस का नाम। और आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी कब? 2006 में हुई थी।
कब हुई थी? 2006 में की गई थी। ठीक है, बताइए। जी सर। हाँ, संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन संयुक्त राष्ट्र के मुद्दों को समर्थन करने के लिए सार्वजनिक दान की बात अगर करते हैं तो भी नाम यहाँ पर इन्हीं का देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में यूनिस मोहम्मद का नाम। ठीक है, ग्रामीण बैंक जैसी प्रक्रिया को रिलेट कराते हैं। जैसा कि मैंने देखा, अगर बात करें ग्रामीण बैंकों के परिप्रेक्ष्य में कॉन्सेप्ट को लेकर, सर 1994 की प्रक्रिया को भी इनके द्वारा दर्शाई गई। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर जब भी आपसे सवाल प्रश्न बनता है मोहम्मद यूनिस को लेकर और साथ में आपसे कहा जाए कि ग्रामीण बैंक को लेकर, तब आप सभी लोग इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि नाम आता है मोहम्मद यूनिस का ही, है ना। सन 1983 में बांग्लादेश में, कहां पे? बांग्लादेश के केराची। हाँ, 1983। 3 ठीक है, 1983। ठीक है, ग्रामीण बैंक की स्थापना बांग्लादेश में विश्वास से प्रेरित होकर, ऋण एक मौलिक मानवाधिकार है। उनका उद्देश्य था कि गरीब लोगों को उनके लिए उपयुक्त शर्तों पर ऋण प्रदान करके और उन्हें कुछ अच्छे वित्तीय सिद्धांत सिखाकर गरीबी से बाहर निकालने में मदद करना, ताकि वे खुद की मदद कर सके। इस प्रक्रिया में इसकी भूमिका देखने को मिली थी। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप इससे भी ध्यान जरूर रखेंगे। सर, ग्रामीण बैंक की स्थापना 1976 में हुई थी सर। नहीं, 1983 में हुआ था। नहीं, ग्रामीण बैंक की स्थापना सर 1976। मैं किसकी बता रहा हूँ? मैं तो ग्रामीण बैंक की ही बात कर रहा था आप लोगों से। जी सर, उसको 76 से सर स्थापना का। नहीं, 83। ग्रामीण बैंक की स्थापना अगर आपसे प्रश्न बनता है तो यहाँ पर आप सभी लोग जो लगाएंगे वो 1983। अगर आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात कर रहे होंगे, जी रीजनल रूरल बैंक सर, हाँ, तो आप यहाँ पे 1986 लगा सकते हैं। 1975 लगा सकते हैं। 75 26 सितंबर 1975 को अध्यादेश जारी किया गया अधिनियम के रूप में। ये बेसिकली 76 में आया था। 76 में आया था, तो स्थापना वाली डेट आप इसको भी मान सकते हैं। और परीक्षा में ये तो क्लियर कर देगा, अध्यादेश अगर आएगा तो ये आपका 75 आ जाएगा, अधिनियम के पार्ट में आएगा तो 76 आ जाएगा। ठीक है, तो स्थापना वाली बेसिकली 76 की प्रक्रिया में भी आप मान सकते हैं, है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। ठीक है, आगे बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और अगला पॉइंट हमारे सामने आ जाता है किसका? स्वामी अग्निवेश का नाम। इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हैं ये, है ना। भारतीय अगर मैं बात करता हूं तो सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक, राजनेता और आर्य समाजी थे ये। ठीक है, इनका अगर मैं बात करता हूं कार्य क्षेत्रों को लेकर इनके, तो आर्य समाज का काम करते करते 12 मार्च 1968 में उन्होंने एक राजनीतिक दल आर्य सभा का मुख्य कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। तो इन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। बंधुआ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। कब? 1981 में। ठीक है, और इन्होंने हरियाणा में चुनाव लड़ा था। हरियाणा में चुनाव लड़ा था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जन लोकपाल विधेयक के आंदोलन में भी अन्ना हजारे की टीम में अहम रोल निभाया था स्वामी अग्निवेश ने। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलें, आप बताइए। किसी देश के ऐसे व्यक्तियों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान सुनिएगा। किसी देश के ऐसे व्यक्तियों को समूह जिनका इतिहास सतही हो, जिनके नाम, भाषा और भूभाग एक से हो, भाषा, भूभाग, नाम एक से हो, जो मजबूत नातेदारी के बंधन में बंधे हो। क्या भाई, कौन बच्चा है? पूनम, योगेंद्र जी हैं सर। क्या कर रहे हो योगेंद्र?
चलो हटा दिया उनको, ये गलत है। ठीक है, जाओ भाई योगेंद्र जी, चलो आगे देखो। फिर यहाँ पे सवाल कहता है आपके कि भूभाग एक से हो, जो मजबूत नातेदारी के बंधन से बंधे हो, जिनमें अंतर्विवाह होता हो, जिनकी विशिष्ट प्रथाएं या अनुष्ठानिक क्रियाएं तथा आस्थाएं हो। बताइए उसे ग्रामीण समुदाय कहोगे, जनजातीय समुदाय कहोगे या जनजातीय समुदाय, जनजातीय समुदाय। जनजातीय समुदाय होगा सर इसको। इसमें कुछ मुझे कीवर्ड ऐसे बताइए जो मुझे लग जाए कि आपने सही बता रहे हो। सर जनजातीय समुदाय में सर अंतर्विवाह होता है। यहाँ कहाँ क्वेश्चन में अंतर्विवाह लिखा है? एक तो मजबूत नातेदारी के बंधन में बंधे हुए। अच्छा, अंतर्विवाह होता है। ठीक है, चलो अच्छा। और भी कोई बताए, कोई दूसरा फैक्ट? अनुष्ठान क्रियाएं, अनुष्ठान क्रियाएं। सर ये अपने सर नाम भाषा मैं यही सुनना चाह रहा था। हाँ, ये मैं सुनना चाह रहा था कि जैसे उनकी बेसिकली क्या होती है, एक नाम होता है, एक भाषा होता है, भूभाग होता है। भूभाग होता है सर, और एक नाम होता है। नहीं, निश्चित भूभाग तो होना तो समुदाय को रिलेट कराता है, ये बात तो सत्य है। जैसे देखो, आपने और भी मूवी वगैरह में देखे होंगे, देखिए किस तरीके की जो जनजातियां होती है जंगल वगैरह में, किस तरीके के शब्दों का यूज करती है, भाषा वगैरह का हो ना, उन शब्दों का बेसिकली जो रिलेट करा देता है, तो हमें साफ शब्दों में बता देता है कि ये भाषा हो गया, ये नाम हो गया उनका, ये भूभाग हो जाता है। और इस कंडीशन को कहीं ना कहीं जो है जनजातीय समुदाय का नाम दिया जाता है। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जो माना जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर आपका बी ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला। एक ग्रामीण समुदाय होता है। देखिए, ग्रामीण समुदाय तो बेसिकली किसी देश के उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो शहरों और कस्बों के बाहर कम घनी आबादी वाले होते हैं। साथ ही दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी होते हैं, जो अक्सर कृषि भूमि, जंगल, मैदान, रेगिस्तान और घास के मैदान होते हैं, जहां कुछ इमारतें और कुछ निवासी दूर दूर पे रहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामीण समुदाय बोलते हैं, है कि नहीं? उसे ही हम ग्रामीण समुदाय बोलेंगे। जाति समुदाय क्या होता है? जब हम जाति समुदाय की बात करते हैं, यानी एक प्रकार के सोसाइटी जहां सार्वजनिक भावना हो रही हो, जहां जाति एक जीवन शैली का वंशानुगत संचरण है, जिसमें अक्सर व्यवसाय, पदानुक्रम की स्थिति या प्रथागत सामाजिक संपर्क और बहिष्कार जैसी क्रिया शामिल होती है। तो उस शब्द में बेसिकली हम लोग रिलेट कर देते हैं जाति समुदाय को लेकर। तो जाति एक समुदाय है, इस कंडीशन को भी आप यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने एक आता है, हमारे सामने धार्मिक, है ना, धार्मिक समुदाय। अब जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है धार्मिक समुदाय जिसे रिलीजन्स कम्युनिटी कहते हैं। और इस कम्युनिटी के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं, जो एक ही धर्म का पालन कर रहा है, इस शब्द का प्रयोग एक ऐसे धर्म को सदस्यों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो एक समुदाय के भीतर रहते हैं लेकिन दूसरों से अलग नहीं होते हैं और पूरी तरह से अपने विश्वास के लिए समर्पित भी नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में ये धार्मिक समुदाय होता है। तो धार्मिक समुदाय, धर्म एक व्यक्तिगत मामला है और सामाजिक वास्तविकता यहाँ पे रिलेट करा देती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसको माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब तो बेसिकली ऑप्शन नंबर सेकंड ही है। सामाजिक स्तरीकरण में देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सिद्धांत, मैंने नोट भी करवाया है कि प्रकारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन विद्वान के नाम आते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ भी रहे होंगे। प्लीज। ओके, हर्बर्ट, आप लोगों में से किसी बच्चे ने यहाँ पे जवाब जो आ रहा है वो बेसिकली हर्बर्ट स्पेंसर की तरफ झुकाव जा रहा है। देखिए, आपके ऑप्शन में क्या सिलसिले यहाँ पे देखिए, प्रकारवादी सिद्धांत में अगर मैं बात करता हूँ समाजशास्त्र के आधार पे ही, तो इसमें कई विद्वानों के नाम हम लोगों को देखने को मिलता है। हालांकि सामाजिक स्तरीकरण के अगर जनक किसों को कहा गया है, तो वह नाम एक तो आता है बेबर का, जनक के रूप में, जहां बेसिकली एक स्थिति समूह के बारे में ये रिप्रेजेंट कर देते हैं उस कंडीशन में, है ना। तो नाम हम लोग वहां पर देख लेते हैं।
हालांकि टालकाट पार्सन्स महोदय की भूमिका की बात करते हैं या हर्बर्ट स्पेंसर की बात हम लोग करते हैं, तो वहां पर जो भूमिका बनती है वो आपका प्रकारात्मक बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल थ्योरी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बोलिए? फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी। और यहाँ देखिए मैं आपको बता दूं, डेविड मुर्रे का भी नाम आ जाता है, लेकिन इसने इस सवाल में किंग्सले डेविस नाम लिखकर बेसिकली मुझे लगता है कि इसमें कुछ थोड़ा सा मिस्टेक इस सवाल को दर्शाता है, क्योंकि किंग्सले डेविस और मुर्रे की जो थ्योरी थी ये बेसिकली फंक्शनल थ्योरी को रिलेट करती है ना। फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो ये एक प्रकार से इनकी थ्योरी को रिलेट कराती है, जहां टालकाट पार्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू रखे गए थे, किंग्सले डेविस का भी नाम यहाँ पे मेंशन किया गया था। साथ ही साथ आपसे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे बिलमर्ट मुर्रे का भी नाम भी रिप्रेजेंट किया गया था। कई विद्वान थे जो थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंतर्गत आते थे, स्तरीकरण के, है कि नहीं। तो मेरा कहने का जो आशय है इसके अंतर्गत, तो आप प्राथमिकता, क्योंकि आयोग ने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो माना है वो हर्बर्ट स्पेंसर को ही माना है, तो मैं कहूंगा कि हर्बर्ट स्पेंसर का ही नाम आप लोग लगाएंगे तो सबसे बेटर माना जाएगा, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत। बता दीजिए एक बार, स्पष्टीकरण कर दीजिए, क्या ये बात सत्य है? जी सर। सर किसी किसी ऑप्शन में स्पेंसर का नाम नहीं आता, पार्सन्स का लिख के आता है। ये प्रकारात्मक सिद्धांत का। अगर नाम अगर वहां पे उसका आ रहा है, क्या नाम है, हर्बर्ट स्पेंसर का नहीं आ रहा है, किसका नाम आता है, क्या बोल रहे हैं आप? टालकट पार्सन। टालकाट पार्सन। तो टालकाट पार्सन भी बताया मैंने अभी आपको, उसका भी नाम लिया ना आपको, तो हाँ सर, उसका, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं किसी किसी हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे भाई, उसमें बात नहीं है। सामाजिक स्तरीकरण के संघर्ष के सिद्धांत में नाम अगर आएंगे तो कार्ल मार्क्स के आ जाएंगे। सामाजिक स्तरीकरण में बेबेरियन का भी थ्योरी आ जाती है, नारीवादी सिद्धांत भी आ जाता है ना। इन शब्दों में बेसिकली यहाँ पर जो है रिलेट होता है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत ये शब्दों को अवश्य ध्यान में रखें। ठीक है, प्रकारवादी सिद्धांत में, प्रकारवादी सिद्धांत में एमिल दुर्खिम का भी नाम आता है, टालकाट पार्सन का भी नाम आता है, और बाकी तो आप हर्बर्ट स्पेंसर का नाम तो देख ही रहे हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। विचार में अगर आप परिहार के रूप में देखते हैं तो किंग्सले डेविस और यहाँ पे मुर्रे का भी नाम हम लोगों को देखने को मिल जाता है ना। तो इसके अंतर्गत बेसिकली ये पहलू हैं जो जुड़े हुए हैं, इन पहलुओं को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नारीवादी। सर अगर मतलब इसमें ऑप्शन में अगर दोनों दिए हो, स्पेंसर, पार्सन्स, किंग्सले डेविस और बेवर का भी नाम आ जाए, तो फिर किसमें ऑप्शन अरे टिक करेंगे? ऐसे ऐसे आएगा ही नहीं। आप कह रहे हो कि बेबर के भी ऑप्शन में आ जाए, किंग्सले डेविस भी आ जाए, रेमंड मुर्रे, बिलमर्ट मुर्रे भी आ जाए, और आप कह रहे हो कि स्पेंसर भी आ जाए, हर्बर्ट स्पेंसर भी आ जाए, और किसको बोल रहे हो? पार्सन्स, दुर्खिम भी, टालकट पार्सन। पार्सन्स भी आ जाए, दुर्खिम भी आ जाए, दुर्खिम तो सर किसी किसी क्वेश्चन में आए हैं, मैंने पढ़े हैं क्वेश्चन। दुर्खिम भी आ जाए, तो ये सब ऐसा होगा ही नहीं। ये तो एक प्रकारात्मक सिद्धांत के ये, तो वहां प्रश्न आएगा कि निम्न में बताओ कौन सा नहीं है प्रकारात्मक सिद्धांत, निम्न में कौन सा नहीं है, तो टीबी बोटोमोर का नाम आ जाए। ठीक है, ये नाम आ जाए। लेकिन मैंने यहाँ पे जो किंग्सले डेविस की बात किया है आप लोगों को, किसी किसी किताबों में किंग्सले डेविस का नाम मिलता है, किसी किसी किताबों में किंग्सले डेविस का, और कार्ल मार्क्स हो गया आपका। ठीक है, आपका ओकले हो गया, ओकले विद्वान का नाम है। बॉबली, बॉबली का नाम सुना? बॉबली, बॉल्बी। नहीं सर, नहीं सर। अरे भाई, इसने भी असमानता को लेकर बात किया है ना। असमानता को लेकर जो बॉल्बी का नाम आता है, हम लोगों को पेपर में इसका नाम देखने को मिलता है। ये सामाजिक कार्यकर्ता है ना, सामाजिक कार्य करता है भाई, इसको आपको ध्यान रखना है।
बस आगे बढ़िए, अगला सवाल लेते हैं। दुर्खिम का नाम दिखाइए, आत्महत्या का अध्ययन, है ना। सवाल बड़ा आसान है, बता सकते हो। दुर्खिम के आत्महत्या का सिद्धांत, और मुझे उम्मीद है आप सभी को पता है ये कब आया था। अरे भाई बता सकते हो सुसाइड कब आया था, लिखवा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। 1897 1897। आप आत्महत्या का सिद्धांत जानते हैं क्या है? आत्महत्या का सिद्धांत एमिल दुर्खिम के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बेसिकली आत्महत्या दर को संरचना लोगों के सामाजिक संबंधों के समूह और वर्ग की संरचना का एक सकारात्मक कार्य है ना, सामाजिक संबंधों के समूह और वर्ग की संरचना का। तो कहता है कि आत्महत्या को से हमें क्या समझने में सहायता मिलती है, क्या समझने में सहायता मिलती है आत्महत्या से? बता सकते हैं आप? सी डी। सर ए भी है। समाज पर व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण, व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण, यस सर, ऑप्शन राइट है। और समाज की सामाजिक एकता का स्तर, यस ये आत्महत्या का अध्ययन। बाकी तो समाज पर व्यक्ति का नियंत्रण के लिए तो उल्टा बोल दिया, विभिन्न समुदायों का आत्महत्या पर दर, उल्टा बोल दिया। तो समझने में जो मदद मिलती है आत्महत्या के अध्ययन के बारे में, वो ऑप्शन में आपके ए और डी लिखा हुआ है केवल यहाँ पे, है ना। तो मेरे हिसाब से आपका जो ऑप्शन यहाँ पे जाने वाला है, एमिल दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत को लेकर 1897 में जो सुसाइड और स्टडी इन सोशियोलॉजी के बारे में लिखा था, तो वहां 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। अहंकारी, परोपकारी, असामाजिक और भाग्यवादी, इन 4 शब्दों को रिप्रेजेंट किया था एमिल दुर्खिम ने, है ना। तो अध्ययन से ये प्रदर्शित किया गया कि सामाजिक एकीकरण की कमी से सामाजिक बंधन कमजोर हो जाते हैं, जिससे अहंकारी आत्महत्या होती है, जबकि अत्यधिक सामाजिक दायित्व परोपकारी आत्महत्या का कारण बन जाता है कि नहीं। तो इस कंडीशन में ये शब्द हमें देखने को मिलता है। तो आत्महत्या को 4 प्रकार को किसने बांटा है? दुर्खिम ने। पहला अहंकारी आत्महत्या, दूसरा परोपकारी आत्महत्या, तीसरा एनोमिक जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रतिमानहीनता या सामाजिक आत्महत्या, और एक आता है भाग्यवादी आत्महत्या। ये 4 टाइप के आत्महत्या के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। तो आज आपकी आवाज ब्रेक हो, हाँ, आज के लिए बस इतना ही रखिए, ए और डी आपका सही जवाब होगा। आवाज मेरी ब्रेक हो रही है? हेलो, हाँ सर पहले हो रही थी, नेट तो भाई है आज, अब नहीं हो रही सर, अब तो आ रही है। अच्छा, चलो तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग।